हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के बारे में। इन्वेस्टमेंट में हमने रिस्क के अकॉर्डिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ तक आ गए हैं और उसका लास्ट टॉपिक बचा है टर्म डिपॉजिट्स। तो आइए देखिए टर्म डिपॉजिट्स होता क्या है। A term deposit is a fixed term investment that includes the deposit of money into an account at a financial institution. जिस तरह से आप एफडी बैंक में करते हैं उसी ही तरह से टर्म डिपॉजिट आप बैंक के अलावा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं? एलआईसी होती है, बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो कि बैंकिंग सर्विसेज के अलावा और भी सारी चीज़ें करती हैं। एनबीएफसीज होती हैं। एनबीएफसीज क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि काफ़ी हद तक बैंक्स के काम करती हैं लेकिन एक बैंकिंग कंपनी नहीं होती। वो किस तरह के काम करती है? जैसे कि टर्म डिपॉजिट करवाना लोगों से, सेविंग्स करवाना अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, और उसका जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे आपको लोन्स प्रोवाइड करती है। वो आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती हैं, लेकिन बैंक्स की तरह ही बिजनेस करने के लिए या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको लोन देती हैं। ठीक है? द टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली कैरी शॉर्ट मैच्योरिटीज ranging from 1 month to a few years and will have varying level of required minimum deposits. टर्म डिपॉजिट के अंदर भी एफडी की तरह ये कुछ एक महीने से लेके कई सालों तक चल सकती है। इसका भी एक मिनिमम अमाउंट होता है कि कम से कम इतने की टर्म डिपॉजिट तो हमें करनी ही पड़ेगी। द इन्वेस्टर मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन बाइंग अ टर्म डिपॉजिट दैट they can withdraw their funds only after the term ends। यानी कि खरीदने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आप मेच्योरिटी पे ही निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकालेंगे। In some cases, the account holder may allow the investor early termination or withdrawal if they give several days notification. Also, there will be a penalty assessed for early termination। देखिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है, एफडी की तरह इजी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इसमें क्या कहते हैं, कुछ केसों में अकाउंट होल्डर यानी कि जो इन्वेस्टर है वो चाहे तो जल्दी अपनी टीडी, टीडी मतलब टर्म डिपॉजिट, इसको मैच्योर करवा सकता है या टर्मिनेट करवा सकता है और अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको कुछ दिन पहले बताना पड़ेगा। जैसे एफडी में क्या होता था, हमें एफडी तोड़वानी है, उसको प्री मैच्योर करवाना है, तो बैंक गए, हमने एक एप्लीकेशन दी और वो टूट गई, हमारे को थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ा और हम पैसा लेके आ गए हमारे अकाउंट से। लेकिन टीडी के अंदर, टर्म डिपॉजिट के अंदर ऐसा नहीं है। आपको कुछ दिन पहले उनको इन रिटर्न नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमें टर्म डिपॉजिट तोड़वाना है, और उसकी फिर वो पेनल्टी असेस करेंगे कि कितनी लेनी चाहिए। इसकी पेनल्टी एज कंपेयर टू एफडी के रेट्स से ज़्यादा होती है, लेकिन एफडी के रेट से इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। वही बात आ गई रिस्क की, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा रिस्क। तो अगर मान लीजिए आपके पास 5 साल के लिए पैसा है और आपको पता है कि अगले 5 साल तक उस पैसे का कोई यूज़ नहीं है, तो आप लोग उसकी टीडी कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं। नहीं तो किसी इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान में डालिए जिसमें कि जब आप चाहें इजीली पैसा निकाल सकें। ये चीज़ आप लोग समझे। देखिए हम अब चलते हैं उस ग्राफ पे जो हमने ये सीरीज शुरू करने से पहले बनाया था, उस पर हमने डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं उस ग्राफ पे। ये देखिए, इसमें हमारा कैश डिपॉजिट था सबसे पहले, जिसमें कि रिस्क कम से कम था, जिसमें रिस्क था ही नहीं। उसके बाद आया फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, जिसकी हमने बात आज कंप्लीट कर ली। इसमें लो रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है। तो अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कितने तरीके होते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा
ट्रेंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड है। सबसे ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। इवन मैं भी सबसे ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ और लोगों को भी सलाह देता हूँ जो मेरे से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की सर्विसेज लेते हैं। मैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि म्यूचुअल फंड शुरू करने से पहले मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम उसे ओपन कैसे करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं। लेकिन उसके बारे में क्या गूगल कहता है ये मैं आपको आज की वीडियो में ही बताऊंगा। देखिए चलते हैं गूगल पे। मैंने पहले से ही गूगल पे सर्च करके रखा है विकिपीडिया में। देखिए क्या कहते हैं डीमैट अकाउंट। अ डीमैट अकाउंट, शॉर्ट फॉर डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, इज एन अकाउंट टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पे गौर कीजिएगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के याद है मैं हमने डिस्कस किया था, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। पहले क्या होता था, शेयर्स के, म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स आते थे, पेपर आते थे। अब नहीं आते। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डीमटेरियलाइज हो गया है। इन इंडिया डीमैट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय टू डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि हमारी दो डिपॉजिटरीज होती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो यही लोग गवर्नमेंट, यही दोनों गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस काम को चलाती हैं। और पूरे इंडिया में कैसे कैसे लोग अपने शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को और भी ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं कि डीमटेरियलाइज करवा के उसमें उनके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। ठीक है। अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट such as bank act as intermediary between the investor and the depository। अब अगर आपको NSC गो बिट वाली वीडियो याद हो, अगर याद नहीं है तो आई बटन पे आप उसका लिंक देख सकते हैं और मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि डीपी क्या है। डीपी नंबर के बारे में हमने एक बात की थी। अब डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सच एज बैंक एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। क्या होता है, दो डिपॉजिटरी बनी। अब डिपॉजिटरी ने सोचा कि मैं अपना पूरा सेटअप करूंगा, इससे अच्छा मैं बीच में इंटरमीडियरीज बिठा देता हूँ। उन्होंने बैंक्स को बोला, स्टॉक ब्रोकर्स को बोला कि आप हमारे डीपी बन जाओ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन जाओ और हमारे बिहाफ पे लोगों के डीमैट अकाउंट्स खोलो। तो हर डिपॉजिटरी के अंदर कुछ कुछ डीपी होते हैं जो कि आपके और मेरे जैसे लोगों के डीमैट अकाउंट्स संभालते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो डिपॉजिटरीज हैं ये तो गवर्नमेंट की हैं, कहाँ कहाँ तक सुनेंगी। इसलिए इन्होंने अपने सब पार्टिसिपेंट्स बना दिए हैं कि आप जाइए, वो आपको हमारे बिहाफ पे सर्विस देंगे। लेकिन डीपी के केस में वो हमसे थोड़ी सी, जैसे बैंक हमें सर्विसेज देता है और हमसे बैंक चार्जेस चार्ज करता है, उसी तरह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हमें डीमैट की सर्विसेज देते हैं, लेकिन हमसे थोड़ा सा डीमैट के लिए चार्ज करते हैं। तो देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता क्या है, मैंने वो भी खोल के रखा है आपके लिए। इन इंडिया अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। ये मैंने आपको समझाया था। देयर आर इंटरमीडियरीज बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, यानी कि उनके, आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ, आपके और मेरे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डिपॉजिटरीज के बीच में डीपीज होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन DP and the depository is governed by an agreement made between the two under Depositories Act। डिपॉजिटरी कानून में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी तरह से ही अग्रीमेंट बनता है इन दोनों के बीच में और वो उसको साइन करते हैं। देखिए अगली लाइन क्या लिखी है, इन स्ट्रिक्टली लीगल केस अ DP is an entity who is registered as such with SEBI under subsection इतना of SEBI Act। As per the provision of this act, DP can offer depository related services only after obtaining a certificate of registration from SEBI
As of 2012, there are 288 DPs of NSDL and 563 DPs of CDSL registered with SEBI. क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रिक्टली लीगल सेंस, पूरी तरह से कानूनी तरीके से डीपी वही लोग रजिस्टर हो सकते हैं, वही एंटिटी रजिस्टर हो सकती है जो सेबी के इस सेक्शन में रजिस्टर्ड हो। सेबी क्या है? मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितनी भी सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन होती है या इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्शन होती है, उस पर रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो अगर आपको डीपी एज अ डीपी बनना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, तो पहले तो आपको बहुत सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने पड़ेंगे, मल्टीपल जगह आपको रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, और साथ में सेबी के एक्ट के अकॉर्डिंग भी, सेबी के कानून के अकॉर्डिंग भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, और फिर उसके बाद आप एज अ डीपी इन इंडिया काम कर सकते हैं। एज ऑफ 2012 यानी कि 2012 के अकॉर्डिंग इंडिया में एनएसडीएल के थ्रू, देखिए एनएसडीएल का लोगो आ गया, 288 डीपीज हैं, और सीडीएसएल के थ्रू 563 डीपीज हैं जो कि रजिस्टर्ड है सेबी में। देखिए यहाँ पे 2012 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बताए गए हैं कि कितनी डीपीज थी एनएसडीएल की और सीडीएसएल की। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में खुला हुआ है, आपका हर किसी का खुला होगा। तो आज आप चेक कीजिए आपका डिपॉजिटरी कौन सी है, आपकी डिपॉजिटरी कौन सी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी डिपॉजिटरी ये है और हमने चेक करा। आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आज मैंने आपसे डिस्कस किया होगा आपको सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट खुलता कैसे है, और फिर उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लोग अपने पैसे का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।